का स्वागत है आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में। आज टोटल प्रश्नों की संख्या 35 है। इसमें हम जीएस के साथ साथ उत्तर प्रदेश जीके के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ हल देखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% बढ़ जाती है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का है, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज का एक नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली, तात्या टोपे, खान बहादुर खां, रानी लक्ष्मीबाई या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका मौलवी लियाकत अली। अब 1857 की क्रांति में कौन से नेता कहां से नेतृत्व किए थे तथा उनका दमन करता कौन था, इसको देख लेते हैं। जैसे दिल्ली से बात करें तो बहादुर शाह द्वितीय, जनरल बख्त खां, हकीम एहसान उल्लाह मुख्य सलाहकार थे। इसमें खास तौर पे बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खां का नाम याद रखेंगे। और इसका दमन किया था जॉन निकोलसन हडसन ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर, अहमद उल्लाह सलाहकार थे। दो लोगों का नाम जरूर याद रखें, बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर, लखनऊ से। और इसको दबाया था हेनरी लॉरेंस ने। कानपुर से नाना साहेब और राव साहिब जो कि नाना के भतीजे थे। तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। तो नाना साहब और तात्या टोपे का नाम याद रखेंगे खास तौर पे। और इसका दमन किया था सर कोलिन कैंपबेल ने। झांसी और ग्वालियर से लक्ष्मीबाई यानी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, इसको दबाया था जनरल ह्यूरोज ने। बरेली से खान बहादुर खान और सर कोलिन कैंपबेल ने इसका दमन किया था। इलाहाबाद बनारस से मौलवी लियाकत अली जो कि प्रश्न में पूछा गया था, और इसको दबाया था कर्नल आंसेल ने। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह थे, खासतौर पे कुंवर सिंह का नाम आता है। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने इसको दबाया था। फर्रुखाबाद से तुफजल हसन खां, बिजनौर से मोहम्मद खां, मुरादाबाद से अब्दुल अली खां, मंदसौर से फिरोज शाह, असम से मनीराम का जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। और कंडा परमेश्वर सिंह भी थे। उड़ीसा से राजा प्रताप सिंह, कुल्लू से जयदयाल सिंह, हरदयाल सिंह, राजस्थान से गजाधर सिंह, इससे भी आप याद रखिए। गोरखपुर से सेवी सिंह, कदम सिंह का आप जरूर नाम याद रखिए, गोरखपुर से, ये भी पूछा गया है। फतेहपुर से अजीमुल्ला, ये भी, और इसे दबाया था जनरल रेनॉल्ड ने। पानीपत इमाम अली और कलंजर मौलवी ने। तो फतेहपुर अजीमुल्ला वाला और गोरखपुर से कदम सिंह को याद रखेंगे, असम से मनीराम को, उसके बाद सीधा पूरा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, अर्ल ऑफ डलहौजी या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। अब 1857 की क्रांति से महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, यानी एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल होता था। प्रथम बलिदान इसमें किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर यानी बंगाल में विद्रोह किया और ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलाई। और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे जी को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। आधिकारिक शुरुआत जो है 1857 की क्रांति की 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से तीसरी कैवलरी के सिपाहियों ने विद्रोह की शुरुआत की। प्रतीक चिन्ह इसका कमल और रोटी था। इसके अलावा विद्रोह के समय जो प्रमुख पद की बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन थे, विग पार्टी से संबंधित थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। यह विद्रोह के बाद भारत के पहले वायसराय भी बने। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय था। इन्हें विद्रोहियों ने भारत का सम्राट भी घोषित किया था। ब्रिटिश सेनापति विद्रोह की शुरुआत में जॉर्ज एनिसन थे, लेकिन बाद में कॉलिन कैंपबेल को मुख्य सेनापति बना दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से के आदर्श पर बल दिया। किस आदर्श पे? भक्ति पे, शिक्षा पे, मोक्ष पे, भगवान में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रामकृष्ण मिशन जो है वो मोक्ष पे बल दिए थे। अब कुछ समाज सुधारक और उनकी संस्थाएं देखते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने आत्मी सभा की स्थापना 1815 में और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। मुख्य कार्य, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया। कौन? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की और इन्होंने वेदों की ओर लौटा नारा दिया, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, बाल विवाह का विरोध किया और शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने चलाया था।
स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो ये रामकृष्ण मिशन 1857 में इन्होंने इसकी स्थापना की। वेदांत दर्शन का प्रचार किया, मानव सेवा और शिक्षा का प्रसार भी इन्होंने किया था। ज्योतिबा फूले जी की बात करें तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की। मुख्य कार्य में इन्होंने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों तथा शिक्षा के लिए संघर्ष किया। बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तो इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना 1942 में। मुख्य कार्य में इन्होंने जातिवाद का उन्मूलन किया, अछूतोद्वार की और समानता का अधिकार इन्होंने समर्थन दिया। महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग की बात करें तो इनकी संस्था थी प्रार्थना समाज, जो कि 1867 में स्थापित किए थे। मुख्य कार्य में इन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। बात करें सर सैयद अहमद खान की तो इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में की थी। मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा और सुधारों की शुरुआत की इन्होंने। अगला प्रश्न है, यहाँ पे मेल करना है हमें, पुस्तक है और उसके रचनाकार। तो पहले हम पृथ्वीराज रासो की बात करें तो ये चंद्रबरदाई ने लिखा। तो सी का दो कहाँ पे है? सी का दो एक ही विकल्प है तो सारा विकल्प एलिमिनेट हो गया एक ही बार में। तो ए का 3, बी का 1, यानी कि इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की। इंडिका हो गई मेगास्थनीज की और पृथ्वीराज रासो हो गई चंद्रबरदाई की और राज तरंगिणी कलहड़ की ही है। हस्तचरित किसकी हो गई? बाणभट्ट की। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, पहली बार राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में, 51 में, 1952 में, 1953 में, इनमें से कोई नहीं। तो ये 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का वर्णन किया गया है? भाग 6 में, भाग 4 में, भाग 7 में, भाग 5 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है भाग 5 में। अब यहाँ से भाग को हम देख लेते हैं। तो भाग 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 है मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 है। भाग 5 है संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से 151। अब यहाँ पे हम अनुच्छेद 52 से 151 है उसमें क्या क्या है उसको डिटेल से देख लेते हैं। जैसे कार्यपालिका की बात करें तो अनुच्छेद 52 से 78 है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायाधीश से संबंधित प्रावधान है। संसद चूंकि अनुच्छेद 79 से 122 है, इसमें संसद का गठन, लोकसभा और राज्यसभा की संरचना, सदस्यों की योग्यताएं, संसद के सत्र और विधायी प्रक्रिया का वर्णन है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 123 में है। संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। संघीय न्यायपालिका की बात करें तो 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, अधिकार क्षेत्र और न्यायाधीशों की नियुक्ति है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो अनुच्छेद 148 से 151 है। इसमें कैग की नियुक्ति, कर्तव्य और उनकी शक्तियों का वर्णन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है स्लाइड। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 141, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अनुच्छेद 141। तो अनुच्छेद 141 इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 143 में यह राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 142 जो है यह सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने के लिए डिक्री या आदेश पारित करने की विशेष शक्ति देता है। अनुच्छेद 144 जो है इसके अनुसार भारत के क्षेत्र में सभी सिविल और न्यायिक अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की क्या करेंगे? सहायता का कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से, फ्रांस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, जापान से, कोई नहीं। तो ये जापान से लिया गया है। अब ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से भारत में संसदीय और प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और रीट जारी करने का अधिकार, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका से हमारे संविधान में नागरिकों के अधिकारों और न्यायपालिकाओं की सर्वोच्चता को शामिल किया गया है, जिसमें मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और प्रस्तावना का विचार, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
फ्रांस के संविधान से भारत की प्रस्तावना में शामिल आदर्शों और शासन के स्वरूप को लिया गया है। इसमें गणतंत्रात्मक ढांचा की बात की गई है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श ये सब फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा की मांग की? 1920 में, 1929 में, 1947, 1934, इनमें से कोई नहीं। तो ये 1934 में मांग की थी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार 1934 में भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान सभा के गठन की मांग की थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। विचार की शुरुआत की अगर बात करें तो भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 में एम.एन. राय द्वारा दिया गया था। कांग्रेस की मांग उसी वर्ष 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अपनी आधिकारिक मांग में शामिल कर लिया। आधिकारिक प्रस्ताव की बात करें तो 1935 में कांग्रेस के आधिकारिक तौर पर इस मांग को दोहराया और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के चुना जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? आल्प्स, यूराल, हिमालय, एंडीज, कोई नहीं। तो ये है एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज और पर्वत श्रृंखला है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई की बात करें तो 7000 किलोमीटर है और मील में 4350 मील। स्थिति अगर देखें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है और 7 देशों वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना से होकर गुजरती है। बात करें आल्प्स पर्वत की तो आल्प्स पर्वत ये यूरोप की सबसे बड़ी और लंबी पर्वत श्रृंखला है, लगभग 1200 किलोमीटर। और यूराल की बात करें तो यह रूस में स्थित है और एशिया और यूरोप को ये अलग करती है और लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है। हिमालय यह एशिया में स्थित विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और जिसमें माउंट एवरेस्ट शामिल है। अगर हिमालय की बात करें तो 2400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, कोई नहीं। तो ये सिक्किम है। और सबसे अधिक आबादी वाला पूछता तो उत्तर प्रदेश। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला काराकोरम पर्वत माला में स्थित है? त्रिशूल, नंदा देवी, केटू, कामेट पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो केटू है, ये गाढ़वी आस्टीन है। बाकी त्रिशूल, नंदा देवी और कामेट पर्वत गढ़वाल हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहती हैं? पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, उत्तर की, दक्षिण, इनमें से कोई नहीं। तो ये पश्चिम की ओर बहती हैं। प्रश्न है, धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का उच्चतम बिंदु है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोई नहीं। तो धूपगढ़ चोटी जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का निर्माण, कार्यान्वयन और नियमन किस आयोग द्वारा किया जाता है? वार्षिक योजना, अनुभागी, वरिष्ठ, कोई नहीं। तो ये योजना आयोग के द्वारा। चूंकि योजना आयोग अब हट गया, अब नीति आयोग आ गया है। शेन वाटसन की पुस्तक द विनर माइंडसेट का केंद्रीय विषय क्या है? विस्तृत बल्लेबाजी और गेंदबाजी तकनीक, समाज और खेल का अध्ययन, कुलीन खेलों में मानसिक दृढ़ता और अनुकूल सोच। तो यही है। अगला प्रश्न है, भारत रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1920 में, 1918 में, 1915, 1921। तो ये 1915 में लागू किया गया था। टीके का आविष्कार कौन था? तो विलियम हर्शेल, हेनरी फोर्ड, न्यूटन, एडवर्ड जेनर, कोई नहीं। तो ये एडवर्ड जेनर है। प्रश्न, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? छैपेली, पाईडंडा, भगोरिया, नटवाड़ी, कोई नहीं। तो ये पाईडंडा नृत्य किया जाता है अहिर समुदाय द्वारा बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य की बात करते हैं। तो ब्रज क्षेत्र में देखा जाए तो यह क्षेत्र भगवान कृष्ण की लीलाओं और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चरकूला नृत्य होता है। चरकूला नृत्य की खास बात यह है कि महिलाएं अपने सिर पर 108 जलते हुए दीपकों का पिरामिड बनाकर नृत्य करती हैं। रास और झूला नृत्य राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। मयूर नृत्य, जिसे पीकॉक नृत्य भी बोलते हैं, इसमें मोर के पंख के पहनकर नृत्य करते हैं। ये सब ब्रज क्षेत्र का है। बुंदेलखंड के क्षेत्र के नृत्य की बात करें तो यह क्षेत्र अपनी वीरता और ऊर्जावान नृत्यों के लिए जाना जाता है। इसमें राई यानी मयूर नृत्य है। बेदिया समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अत्यधिक तेज और लयबद्ध नृत्य है। धुरिया नृत्य है जो कि प्रजापति समुदाय के लोग करते हैं। ख्याल नृत्य पुत्र के जन्म उत्सव पर यह नृत्य होता है। पाईडंडा नृत्य जो कि अहिर समुदाय के द्वारा गुजरात के डांडिया के तर्ज पर यह नृत्य किया जाता है। पूर्वांचल क्षेत्र में बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामाजिक और कृषि से जुड़े नृत्य प्रचलित हैं। इसमें धोबिया नृत्य जो कि धोबी समुदाय द्वारा विवाह और अन्य उत्सव पर किया जाता है। और नटवरी नृत्य ये अहिर यानी यादव समुदाय के द्वारा
पुरुषों द्वारा किया जाता है। सोनपुर और मिर्जापुर में बात करें तो ये राज्य का दक्षिणी हिस्सा है और यह आदिवासी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। यहाँ पे कर्मा और सैला नृत्य है। खरवार, गोंड और बैगा आदिवासियों द्वारा फसल की कटाई पर अच्छी उपज की कामना के लिए कर्मा और सैला नृत्य किया जाता है। कजरी नृत्य यह वर्षा ऋतु के स्वागत में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक भावपूर्ण नृत्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जवाहरलाल नेहरू के लेखन में संयुक्त प्रांतों में राजनीतिक जागृति के संदर्भ में बिल्कुल। इस तरह के लेखन क्षेत्र में जन आंदोलनों से संबंधित थे, असंबंधित थे, नहीं, संबंधित थे, असंबंधित नहीं, तो केवल एक सही हो जाएगा। प्रश्न है, मिलान करना है। यहाँ पे रेलवे मुख्यालय है उत्तर प्रदेश में कौन कौन से रेलवे मुख्यालय हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो इलाहाबाद में जो है उत्तरी मध्य रेलवे है, तो बी का एक मिला लेंगे, बी का एक, यानी 2 ऑप्शन में एलिमिनेट हो गया, 2 जगह है। उसके बाद से गोरखपुर में है उत्तर पूर्वी रेलवे, तो यानी सी का 2, तो हमारा ऑप्शन हो गया ये। और फिर बच गया क्या, लखनऊ हो गया उत्तरी रेलवे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। चावल, गेहूं, जौ और मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और ज्वार, चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, कोई नहीं, तो इसमें चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी। एनी बेसेंट, भारत हिंदू हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, मदन मोहन मालवीय, कोई नहीं, तो ये एनी बेसेंट थे। अब एनी बेसेंट से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको देख लेते हैं। तो 1893 में एनी बेसेंट पहली बार भारत आती हैं और थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ जाती हैं। 1858 में इन्होंने बनारस यानी वाराणसी में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की और आगे चल के यही सेंट्रल हिंदू स्कूल 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आधार बना। 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी यानी मद्रास के अडयार की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही हैं। 1916 में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर ऑल इंडिया होम रूल लीग की इन्होंने शुरुआत की थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी जाती हैं। प्रमुख इनका समाचार पत्र न्यू इंडिया है जो कि दैनिक समाचार पत्र था, कॉमनवेल्थ जो कि साप्ताहिक पत्र था। तो ये भी बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापना की बात करें तो वह इस संस्था के संस्थापक नहीं थी, ये ध्यान देने वाली बात है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावटस्की और कर्नल अल्काट द्वारा न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था और एनी बेसेंट 1889 में इससे जुड़ी और बाद में इसकी अध्यक्ष भी बनी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यानी ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस की पहली प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट बनती हैं, लेकिन अगर प्रश्न में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो वहाँ पे सरोजिनी नायडू जो कि कानपुर अधिवेशन हो जाएगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध आला हजरत दरगाह उत्तर प्रदेश के किस मंडल में है। बरेली, बदायूं, आगरा, आजमगढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह है बरेली मंडल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है। सहारनपुर, बागपत, महाराजगंज, कुशीनगर, तो ये बागपत नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। तो सहारनपुर में तराई क्षेत्र में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर है। यानी उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी बेल्ट है वहीं ये वाला पूरा क्या है, ये वाला बेल्ट पूरा तराई क्षेत्र कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित में से किस विभाग के अधीन कार्य करता है। राजस्व विभाग, पेंशन विभाग, रक्षा विभाग, सहकारिता विभाग या कोई नहीं, तो ये राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया वह कौन थे। अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर बीपी सिंह, नारायण दत्त तिवारी, बीपी सिंह, कोई नहीं, तो ये चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह थे। चौधरी चरण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये 2 बार रहते हैं। कब कब, 1967 से 68 तक और फिर दूसरा कार्यकाल 1970 में। ये भारत के प्रधानमंत्री 1979 से 80 तक रहे हैं और भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करें अगर हम, यानी इसे भी इन्हें हम बीपी सिंह भी बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1980 से 82 तक रहे और भारत के प्रधानमंत्री का पद इन्होंने 1989 से 90 तक संभाला और ये 7वें प्रधानमंत्री भी रहे। अगला प्रश्न, अवध किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, तो ये दोनों लोग थे, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 1 और 2 दोनों, और इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी।
अगला प्रश्न है, लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा की वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चयन करिए। इसका निर्माण नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 में अकाल राहत कार्यक्रम के एक भाग के रूप में किया था। बिल्कुल। इसका केंद्रीय गुंबददार कक्ष इस मायने में उल्लेखनीय है कि वह दुनिया के सबसे बड़े गुंबेदार कक्षों में से एक है, जिसे बिना किसी आंतरिक स्तंभ या लोहे के बीम के सहारे बनाया गया है। तो इसमें कोई पिलर नहीं दिया गया है। तो बिल्कुल दोनों सही है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 5, 7, 9, 11, कोई नहीं। तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। प्रश्न है अगला, किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये हैं शेख निजामुद्दीन औलिया, जो कि चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग निम्नलिखित में से किसका भाग है? सतपुड़ा श्रेणी का, विंध्य श्रेणी का, अन्नामलाई श्रेणी, काराकोरम, कोई नहीं। तो ये विंध्य श्रेणी का पार्ट है। तो आज यहीं तक। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।